दी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ेस। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ेस को स्टार्ट करने से पहले ना हमें जो है ना बुक में एक टॉपिक है, दैट्स दी ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस रिस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ेस। ठीक है, इसका पता होना चाहिए और इसके बाद हम लोग प्रॉपरली ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ेस को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ेस होती क्या हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ेस ये होती हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए एयरवे में। ठीक है, अब ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पे भी हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो एल्वुलर लेवल पे भी हो सकती है। लेट मी मेक अ डायग्राम ऑफ द लंग्स सो इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है लंग्स का एक हिस्सा। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे ट्रकिया के लेवल पे भी हो सकती है। इवन जो है वो हमारे पास ब्रोंकाई के लेवल पे भी हो सकती है। अब हमारे पास यहाँ पे ब्रोंकस होते हैं, टर्मिनल ब्रोंकस एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकस एंड लोबुलर ब्रोंकस, एल्वुलाई। ठीक है, अब ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज इसे कहते हैं। ठीक है, और जो रिस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीजेस होती हैं ना, ये मेनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये जगह है लंग्स का, यहाँ पे फाइब्रोसिस हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जब फाइब्रोसिस हो जाएगी तो ये एरिया वो लंग्स का एरिया होगा जो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएगा, मतलब कि ख़राब हो चुका है। अब ये नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगा। अब ये हिस्सा जो वाइट एरिया है लंग्स का, ये नॉर्मल फंक्शन कर सकता है, लेकिन जो ब्लू एरिया है इट विल नॉट फंक्शन नॉर्मली, तो इसको हम रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने फिजियोलॉजी में हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ी थी। टाइडल वॉल्यूम पढ़ा था। टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे हमें इतनी खास इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, वाइवा वगैरह में पूछ सकते हैं। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो नॉर्मली आप इनहेल और एक्सेल करते हो। ठीक है, तो उसको आप कहते हो टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम वो होता है, एक पेशेंट होता है, उसको आप कहते हो कि ज़ोर से सांस बाहर निकालो। ठीक है, ज़ोर से सांस बाहर निकालो, तो जो जब वो ज़ोर से सांस बाहर निकालता है तो उसमें जो रिज़र्व वॉल्यूम भी होता है थोड़ा बहुत, वो भी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो उसको आप एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम कहते हो, मतलब एक्स्ट्रा एयर जो है वो लंग से बाहर आती है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है, आप पेशेंट को कहते हो कि ज़ोर से सांस अंदर की तरफ लो। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर भी लंग्स के अंदर चली जाती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास दो और टर्म्स हैं जिसको हम कहते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, FEV1। ठीक है, FEV1 वो होता है, फॉर एग्जांपल आप पेशेंट को कहते हो कि आप जो है वो ज़ोर से सांस बाहर निकालो। ठीक है, और एक अब देखोगे कि वो 1 सेकेंड में वो कितनी सांस बाहर निकाल सकता है, तो और स्पायरोमेट्री में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया FEV1। ठीक है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड की ये फोर्स लगाएगा और वो 1 सेकेंड में कितनी सांस बाहर निकाल सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी, मतलब बंदे की कितनी कैपेसिटी है, वो कितनी एक्सपायर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हम पेशेंट को कहते हैं आप तुम ज़ोर से सांस बाहर निकालना शुरू कर दो। ठीक है, तो अब वो सांस बाहर निकाल रहा होगा, 4 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे, 6 सेकंड लगेंगे, जिसमें वो पूरे की पूरी लंग्स में जितनी भी उसकी वॉल्यूम है सारा का सारा निकाल दे। ठीक है, तो उसको आप फोर्स वाइटल कैपेसिटी कहते हो। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में जो हमारे पास फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड जो होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है? फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है, उसको हम लोगों ने कहा है कि ज़ोर से सांस निकालो 1 सेकेंड में वो ऐसे करेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लंग्स में कोई कंप्रेशन आई हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो सांस निकालेगा वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अगर आप जब उसको कहते हो कि तुम निकालते रहो, सांस निकालते रहो जब तक तुम्हारी कैपेसिटी है, तुमने बाहर सांस निकालनी है। ठीक है, तो क्या होगा कि वो इतना ज़ोर लगाएगा कि लंग्स में जिस जिस कोने में जो जो सांस होगी सारी की सारी बाहर आ जाएगी। तो मतलब फोर्स जो वाइटल कैपेसिटी है वो उस बंदे की नॉर्मल होगी। ठीक है, लेकिन जो उसकी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड था वो कम था बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के पेशेंट को देखो, तो उसको जब आप कहते हो कि ज़ोर से 1 सेकेंड में सांस निकालो, तो जब ज़ोर से 1 सेकेंड में सांस निकालते तो इजीली निकाल सकते हैं, जितनी नॉर्मल होती है उतनी निकाल लेता है। ठीक है, लेकिन जब आप उसको कहते हो कि ज़ोर से 5-6 सेकेंड तक सांस निकालते रहो, जितनी तुम्हारी लंग्स में कैपेसिटी है सारा का सारी सांस निकाल लो। ठीक है, तो वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल निकलती है।
एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो है वो कम निकलती है। क्यों कम निकलती है? क्योंकि ऑब्वियसली उसके लंग्स का इतना हिस्सा जो है वो काम कर रहा है, लेकिन इतना हिस्सा जो है वो यूज़लेस है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, जो एयर है, वो यहाँ की ऑक्सीजन और एयर जो है वो स्टक रह जाएगी, वो नहीं निकल पाएगी। और जब वो नहीं निकल पाएगी लंग से, तो अल्टीमेटली उसका जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी होगी उस पेशेंट की कम होगी। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब पेपर में आता है एमसीक्यूज़ वगैरह में कि एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज़ का पेशेंट है, तो उसका रेशो क्या, रेशो कम होगा कि ज़्यादा होगा इस फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम का और फोर्स वाइटल कैपेसिटी का? तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव पेशेंट है उसका रेशो जो होता है वो कम होता है, बिकॉज ये FEV1 जो होता है उस पेशेंट में कम होता है। ठीक है, लेकिन आप रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के पेशेंट को देखोगे तो उसमें FEV1 जो होता है वो ज़्यादा होता है, अल्टीमेटली रेशो भी ज़्यादा आता है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास ये टॉपिक हो गया। इसके बाद हम लोग प्रॉपरली ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा